आज हम इसकी हेडिंग क्या थी हमारी? वेरिएशन, इसको इधर कर लेते हैं। ये था हमारे पास में वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज ईपी विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, और यही हमारे लिए क्या होती है? नस्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। जैसे अभी एक अपने को इक्विलिब्रियम में भी देखने को मिला था एक छोटा सा फॉर्मूला। तो यहाँ पे फ्रॉम थर्मो हमें पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग ऑफ क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे? रिएक्शन कोशेंट होगा। और एट इक्विलिब्रियम हमें पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और डेल जी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाता है? माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ये कहानी हमें थोड़ी सी पता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं इनकी एक एक चीज देखूं तो ये तुम्हें पता ही है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं कि डेल्टा जी यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा जी का यहाँ पे नाम है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन एनी कंडीशन। डेल जी नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल जी नॉट यहाँ पे हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन। जहां पे भी नॉट लगा हुआ रहता है तो हमें से स्टैंडर्ड कंडीशन माननी है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो जाएगा टी, यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। और वो भी किस में? केल्विन में। क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? रिएक्शन कोशेंट हो जाएगा, जो कि क्या होता है रिएक्शन कोशेंट? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना? इतना समझ में आता है। अब इसके आगे की कहानी देखो कि यहाँ पे मेरे पास में कोई भी अगर सिस्टम है और उस सिस्टम के थ्रू अगर कोई वर्क किया जाता है, तो वो जो यूजफुल वर्क होगा, यूजफुल वर्क डन बाय एनी सिस्टम या बाय सिस्टम, it will be equal to decreases in Gibbs free energy change, that is delta G in Gibbs free एनर्जी चेंज। अब यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं, है ना, कि जैसे कि सेल ऑपरेट हो रहा है, तो सेल ऑपरेट हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा वर्क होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। इलेक्ट्रिकल वर्क होगा मतलब जो यूजफुल वर्क होगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? WE। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? जैसे कि मैंने W यूजफुल मैंने बोला है कि जो आपका ये वाला जो है फंड पॉइंट, देखो वर्क डन बाय सिस्टम, तो ये क्या है हमारा? यूजफुल वर्क। तो यहां से हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, उसके तरीके हैं कि W यूजफुल जो होगा ये किसके इक्वल होता है? डिक्रीजेस। अगर डिक्रीज हो रहा है फ्री एनर्जी चेंज, मतलब ये क्या हो जाएगा? दैट इज माइनस डेल्टा जी हो जाएगा। और इस W यूजफुल को ही मैं क्या बोल सकती हूँ? WE बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे वो जो वर्क हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब क्या बेटा? चार्ज, ठीक है ना? तो WE इज इक्वल टू मेरे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज इंटू पोटेंशियल। इतना समझ में आता है? ठीक है। अब मेरे पास में थोड़ा सा मुझे इंफॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये पता होना चाहिए। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर मेरे पास में 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है 1 फेराडे, ठीक है ना? और 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम। ये अपने को याद रखना है, ठीक है? तो अगर आपसे ये बोल दे कि 8 मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? 8 फेराडे।
अगर हमसे कोई बोले कि 10 मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो हमारे लिए चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 10 फेराडे। इतना समझ में आता है? हाँ, तो अब मैं यहाँ पे मेरे पास में कितने हैं, n मोल्स में ऐसा मान लेती हूँ कि हमारे पास में n मोल्स या n फेराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन या n फेराडे ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं उस जो भी सर्किट चल रहा है उसमें। तो यहाँ पे मैं ऐसा मानती हूं कि लेट n फेराडे ऑफ चार्ज या n फेराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन is flowing through the cell having potential difference PD E वोल्ट। ठीक है ना, इतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें से n फेराडे ऑफ चार्ज आपका फ्लो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जो WE होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा NFE। क्लियर है ना, कितना हो जाएगा, NFE, क्योंकि WE क्या था मेरा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास में WE इज इक्वल टू जो चार्ज था, तो चार्ज की जगह मैंने क्या लिख दिया, n फेराडे। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल, और पोटेंशियल मेरे लिए क्या है, E। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, NFE। इतना समझ में आया, ये अपने ने देखा। ठीक है, फिर ये तो मेरा वर्क डन हो गया। अब मैक्सिमम वर्क डन जो होगा ये क्या है, मेरा वर्क डन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम वर्क डन क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम वर्क डन आपका जो मैक्सिमम वर्क होगा सेल के थ्रू वो हो जाएगा NFE नॉट। E नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सेल है उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। ई नॉट यहाँ पे क्या है, ई नॉट मतलब आपके क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम वैल्यू पर है, पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ई नॉट, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ पीडी। ये तो रफली है। इतना समझ में आया? अरे भाई इतना समझ में आ गया? हाँ मैम। कि मेरे पास में मैंने पीछे क्या लिखा था कि WE मतलब W यूजफुल जो था वो क्या था, माइनस डेल्टा G था। तो मैं यहां से W यूजफुल की जगह क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा G, है ना। तो इसके में प्लेस करें हम, क्योंकि मेरे पास में WE क्या आया, NFE आया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, NFE इज इक्वल टू डेल्टा G, है ना, माइनस के टर्म्स में। तो यहाँ पे मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस NFE, ये आपका E, और डेल्टा G नॉट मेरे लिए क्या हो जाएगा, माइनस NFE नॉट। ये फॉर्मूले आपको थ्रू आउट याद रखने, बाद में कभी आते हैं तो। क्लियर? इतना समझ में आ गया यहाँ तक? अब ओवरऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आपकी डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT लॉग रिएक्शन क्वेश्चन जो था उसमें हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस NFE, जो कि मतलब किस में पुट कर रही हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना बाकी है। यहाँ से याद रखें कि मेरे पास में क्या आ रहा था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था डेल्टा G इज इक्वल टू डेल G नॉट प्लस 2.303 RT लॉग ऑफ Q। तो डेल्टा G क्या आया मेरा, माइनस NFE आया। ठीक है, मैम स्क्रीनशॉट लेना बाकी है। माइनस NFE नॉट प्लस 2.303 RT लॉग ऑफ Q क्या है मेरा, P अपॉन R। क्लियर? मैम पिछला वाला स्क्रीनशॉट लेना बाकी है। बेटा मैं इसके नोट सेंड कर दूंगी, वैसे मैंने नोट सेंड कर दिए हैं इसके पहले ही। उसमें था ये। हाँ, आई थिंक यहाँ तक तो मैंने कर दिया था, वो तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इसी को आगे लेके जाना है ना, इसलिए डोंट वरी, मैं फिर से सेंड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन का तो पूरा डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से जो कटम पिटम हो रही है उसको काट दो, पीट दो, और क्या बचता है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो यही जो है मेरा इक्वेशन आया
यहाँ पे मेरे पास में इसी को हम बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। अब ये पता ही आपको कि R क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, P क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, ठीक है ना, ये वेरिएबल होगा। और E नॉट आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा, जो कि आपको हर एक के लिए गिवन होगा। और एन क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर्ड भी हो सकते हैं, लॉस्ट भी हो सकते हैं, गेन किए गए भी हो सकते हैं। क्लियर? अब हाँ यहाँ मैम। पे मेरे पास में जब भी स्टैंडर्ड की बात की जाएगी तो स्टैंडर्ड में हम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस में 1 मोलर, ये ध्यान रखें, पार्शियल, अगर गैस की बात की जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आपका 1 atm या 1 बार लिया जाएगा, ठीक है ना। और जैसे कि इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है कि एक्टिविटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड की हम क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। तो वही चीजें अपने को करना है कि अगर आपके पास में एक्टिव कोई सॉलिड या लिक्विड है तो एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड शुड बी 1। और टेम्परेचर आपका किसमें होना चाहिए, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, ठीक है। ये आपका आरटी है, ये आपकी क्या है, एक स्टैंडर्ड कंडीशंस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करने वाली। और इस नस्ट इक्वेशन का यूज आप किस किस के लिए कर सकते हो, ये आप कंप्लीट सेल के लिए भी कर सकते हो और हाफ सेल के लिए भी कर सकते हो। हाफ सेल जैसे एनोड आपका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है तो एनोड हाफ सेल, रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड हाफ सेल, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? हाँ। अब देखो, अब मेरे पास में यहाँ पे जो जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं हो सकता है, देख लो क्या क्या है हमारे पास में फिक्स्ड। 2.303 आर भी आपका फिक्स रहेगा, है ना, टी भी आपका फिक्स रहेगा। उसके बाद में चेंज क्या होगा आपके पास में, ये फेराडे भी आपका सेम रहेगा 96500। ये चेंज होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर किए गए, क्या नहीं किए गए। तो जब इन सब की मैं वैल्यूज रख देती हूँ तो मेरे पास में इसमें क्या आता है, जो न्यूमेरिकली हम यूज करने वाले हैं वो है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059, आप 0.6 लेके चलेंगे थ्रू आउट द न्यूमेरिकल, है ना, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप पूरे टाइम किस में यूज करोगे, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब। ठीक है भाई? हाँ। हाँ, ये ध्यान रखना। अगर मैं इसमें ग्राफ की बात करूं तो कुछ किस टाइप की इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, वाई एक्सिस ये हो जाएगा आपका किस टाइप का, जल्दी से बताओ। C माइनस एम एक्स, तो यहाँ पे जो एम है वो क्या हो जाएगा, ये है, दैट इज स्लोप। और ये x आपका ओरिजेंटल पे आ जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा E वर्सेस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो बता चुकी हूँ, याद होगा क्या आएगा, इंक्लाइन लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। इससे। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, इसकी ई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यहाँ पे ई नॉट आ जाएगा। हाँ ठीक है। स्लोप क्या हो हाँ जाएगा आपका, स्लोप हो जाएगा ये tan थीटा इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n। क्लियर? हाँ तो यहाँ तक की कहानी मैंने बता दी थी, इसके आगे की बताइए, लेकिन ये आपको फिर से इसलिए क्योंकि थ्रू आउट ही जरूरत पड़ेगी बेटा, इसलिए ना, तो मुझे रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और तुम लोगों को एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। हो गया यहाँ तक? हाँ मैम। चलो बढ़िया है, बढ़ते हैं आगे। इसका फॉर्मूले के लिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो जल्दी से, सॉल्व करने के लिए। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि हाफ सेल का रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और उसके लिए हाफ सेल नंस्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो हमारे लिए यहाँ पे हेडिंग होगी हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन या हाफ सेल रिएक्शन, ऐसे भी कर सकते हैं हम, हाफ सेल रिएक्शन
their representation and Nernst equation for हाफ सेल, ये आपको लिखते आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे दो टाइप के हाफ सेल आप यूज कर सकते हो, एक आपका एनोड मतलब ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में और रिडक्शन के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास में दो टाइप के हाफ सेल होते हैं, एक होता है आपका एनोड हाफ सेल, मतलब कौन सा, आपने देखा कि ऐसा हाफ सेल जहां पर ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, इसे हम क्या बोलेंगे, एनोड हाफ सेल बोलेंगे। कहां पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे सेल के और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, ये ध्यान रखें। और इसका अगर हम बोलें जैसे कि कुछ भी हो सकता है, तो मैं अभी जिंक ले रही हूँ, तो जिंक पहले क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, ये यहाँ पे जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एन की नंबर कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है ना, अब अगर मैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो यहाँ पे एसओपी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर ई नॉट ओपी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर आपका ई नॉट। ठीक है, Zn से Zn+2 में जा रहा है, ये ऐसे भी लिखा हुआ है, और यहाँ से ये इंफॉर्मेशन भी मिलेगी हमें कि ये क्या बताना चाह रहा है कि Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, गिवन होता है, इसलिए इसकी वैल्यू है आपकी +0.76 वोल्ट। क्लियर। तो इसके लिए अगर मैं एनी लिखना हाँ। चाहूं तो एनी कैसे लिखूंगी, एनी हम लिखेंगे यहाँ पे ई लिखते थे ना, ई माइनस ई इज इक्वल टू ई नॉट, तो यहाँ पे ई हम क्या लिखेंगे, ई Zn+2। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, ई नॉट Zn+2 माइनस 0.059, एन क्या आया आपका 2 आया, तो यहां से मैं क्या लिख दूंगी 2 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, अब कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन किसकी, Zn+2, मतलब आपके पास में इधर कौन है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये Zn, अब ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड की तो हमें क्या करनी है, 1 माननी है, तो ये तो आपका कोई जरूरत ही नहीं लिखने की। तो इतना समझ में आ गया ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास में EOP इज इक्वल टू ई नॉट ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, -0.059 एक सेकेंड डिवाइडेड बाय n, क्योंकि इन जनरल दे देते हैं, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ऐसे लिख सकते हैं हम। हाँ। तो ऐसे ही हम क्या, अब पहचानने के लिए आपको मतलब चीजें ऐसी होगी कि किस तरह से गिवन होगा, जैसे रिप्रेजेंटेशन, ये तो आप क्या क्या हो गया कि सेल हो गई, इसके लिए आपने इक्वेशन लिख दी, नर्स्ट इक्वेशन। तो अब ध्यान रखें कि अगर आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है, तो इसी मेटल के लिए, सेम मेटल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल यही होगा, लेकिन उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू -SRP, सेम मेटल के लिए, है ना। अगर आपसे बोले कि जिंक के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो वो हो जाएगा -0.76। अब यहां से देखो कि मेरे पास में कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अगर बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस में बढ़ाती हूं ये, तो आपके पास में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ईओपी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्या होना कम चाहिए, होना चाहिए। कम होना कम चाहिए। होना। तो ईओपी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे मेरे पास में रिप्रेजेंटेशन के लिए 2-3 तरीके होते हैं। एनोड हमें पता है, एक सिंगल वर्टिकल लाइन होगी जो कि बताती है सेपरेशन ऑफ फेजेस को। ठीक है, तो सिंगल वर्टिकल लाइन, एनोड हाफ सेल, इलेक्ट्रोड, जो भी आपने इलेक्ट्रोड का यूज किया है, ठीक है ना, और वो दिया जाएगा आपको विद कंसंट्रेशन, जो भी उसकी कंसंट्रेशन होगी। या फिर इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, एनोड और
एनोड हाफ सेल आयंस। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा जिंक का वो था आपका एनोड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ZnSO4 उसकी कंसंट्रेशन के साथ में, या फिर मैंने सिर्फ क्या लिख दिया Zn/Zn+2 लिख दिया। तो दोनों ही एक बात है कि या तो एनोड जो लिख दिया और उसका आयंस क्या है, इसका आयंस क्या होगा आपका Zn+2 हो जाएगा, और आयंस की हमें क्या लिखना है, कंसंट्रेशन लिखना है। तो एनोड हाफ सेल आयंस लिखेंगे और उसकी कंसंट्रेशन इस तरह से ब्रैकेट में आपको गिवन होगी। क्लियर है? जैसे ZnS ये आपका एनोड है, फिर मैंने इसका ऊपर वाला रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि जो लिया है ZnSO4 लिया है, ये एक्वस कंडीशन में था, और सपोज स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो 1 मोलर आ गया। या फिर मैं इसको कैसे लिखूं, Zn/Zn+2, ठीक है, और इसका आपका एक्वस कंडीशन में रहेगा और इसकी इस तरह से कंसंट्रेशन गिवन होगी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देख के आपको समझना होगा कि वो किस तरह के सेल की बात कर रहा है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। क्लियर है भाई? हाँ मैम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते कोई स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले, फिर बोलेगा। वैसे ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल मतलब कौन सा टर्मिनल पे होगा ये? कैथोड हाफ सेल मतलब जहां पर आपका रिडक्शन होगा उसे हम कैथोड हाफ सेल बोलेंगे, और ये RHS मतलब राइट हैंड साइड प्रेजेंट होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का सेल का। क्लियर है? हाँ। हाँ, अब जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे आता है कॉपर, है ना, तो कॉपर +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किस में हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा CuS में। N क्या हो गया यहाँ पे, N हो गई हमारे पास में 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, SRP लिखेंगे। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो SRP कैसे लिखेंगे, E0RP, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, E0 जो हो रहा है कॉपर +2 से किस में जा रहा है, कॉपर में जा रहा है, Cu में जा रहा है ना। ये तरीके हैं इसके लिखने के, ये ज्यादा चलन में है ना। ये आप इसको लिखने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, भूल भी जाओ तो भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा Cu+2 से Cu जा रहा है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है ना। नास्ट इक्वेशन अगर आप इसके लिए लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ECu+2 Cu E0 Cu+2 Cu -0.59/2 log ऑफ, अब ऊपर में क्या आएगा, ये सॉलिड, तो मुझे उसका तो 1 ही रखना है, तो इसलिए मैं सीधे क्या कर दूंगी Zn+2। आया ना, बोलो भाई, आवाज बंद करे जहां से आवाज आ रही है। क्लियर? तो ये 1 बेटा म्यूट करे ना यार जहां से आवाज आ रही है। आता तो दोहरा था। हाँ भाई, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है कि अपॉन में है, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, E0 Cu+2 Cu प्लस कर दें। अच्छा मैंने यहाँ पे ये हटाओ यार, मैंने यहाँ पे ये इज इक्वल टू क्यों कर दिया, चलो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो हम इसे +0.059/n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसके लिए हो गया। अब इन जनरल जब भी आपको लिखना हो तो आप क्या करोगे, ERP के टर्म्स में किसी भी मेटल के लिए E0RP + 0.059 इन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो यहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने पर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होगा। बढ़ता है। हाँ। क्लियर?
हाँ मैम। चलो अब इसके लिए रिप्रेजेंटेशन अगर लिखना है तो वही जैसे वहां पे एनोड हाफ से लिखा करते थे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे रिप्रेजेंटेशन में, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोड, इसकी कंसंट्रेशन कैथोड, जैसे यहाँ पे आपका क्या है CuSO4 1 मोलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Cu सॉलिड, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं Cu+2 एक्वस से CuS। क्लियर हो गया? तो ये हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। करवा दिया था, यहां तक अपन ने पहली क्लास में पढ़ लिया था आई थिंक, या नहीं पढ़ा हो तो ठीक है, हो गया अभी, इतना समझ में आ गया। अब हाफ हाफ सेल के लिए लिखा, अब हम बात करेंगे कंप्लीट सेल के लिए, और कंप्लीट उसे हम बोलेंगे कंप्लीट गैल्वेनिक सेल एंड इट्स रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। अभी तो अपन ने आधे आधे के लिए करा, अब आपको यहां से समझना है अच्छे से, मतलब नेक्स्ट इक्वेशन तो आपकी हमेशा यूज होने वाली है। तो हेडिंग है हमारे पास में कंप्लीट galvanic cell, its reaction and representation। अब देखो जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था आप लोगों को, वो 2 कंटेनर लेके, याद आ रहा? इस तरीके से इधर अपन ने एनोड हाफ सेल, यहाँ पे अपन ने कैथोड हाफ सेल लिया था, इधर मैंने जिंक की रॉड लगाई थी, यहाँ पे अपन ने कॉपर की रॉड दे दी, ये आपका कैथोड हो गया था, फिर इन्हें अपन ने एक वायर से जोड़ दिया था, इलेक्ट्रिक वायर से, ठीक है। फिर यहाँ पे, अरे हाँ है ना, बोलो कुछ याद है कि नहीं है? ZnSO4 CuSO4, और इनको अपन ने इसमें एक इन्वर्टेड ट्यूब डाली थी जिसे हमने क्या कहा था, सोल्ट ब्रिज। वही जो था पूरा उसी का है, ये उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी वहां पे तो मैंने क्या कर लिया था कि स्पेशल एक ZnSO4 CuSO4 का अपन ने एग्जाम्पल ले लिया था। तो इसमें क्या क्या और हो सकता है, तो आपके पास में गैल्वेनिक सेल कैसे बनाया जाता है ये तो समझ में आ गया कि गैल्वेनिक सेल को हम कैसे बनाएंगे कि 2 हाफ सेल को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो वाया सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से भी, है ना। इसमें अपने को सॉल्ट ब्रिज क्यों करना पड़ेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। तो हमारा क्या बन जाता है, गैल्वेनिक सेल बन जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने कहा कि ये जो बनता है, ये अपन ने देखा कि एनोड हाफ सेल बोला, यहाँ पे कैथोड हाफ सेल बोला, है ना। तो किसी भी 2 हाफ सेल को जब आप किसी कंडक्टिंग वायर से या वायर के थ्रू जोड़ दोगे तो आपका गैल्वेनिक सेल बनता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हाफ सेल कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो सिर्फ नाम पता होना चाहिए, आपको धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पे हाफ सेल 5 टाइप के होते हैं, इसको ध्यान से नाम से सुनना, नाम से समझ में आएगा। देयर इज या देयर आर, इस कैसे, हाँ हाँ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हाफ सेल। कौन कौन से? पहला, जरा सोचो कि मेरे पास में यहाँ पे मैंने क्या करा था, ये जिंक, ये भी मेटल है, ये भी क्या है आपका कॉपर, मेटल ही है ना। तो जिंक से आपका इधर जिंक+2, तो ये आपका मेटल और मेटल आयन हाफ सेल हो गया ना। कौन सा हाफ सेल हो गया ये, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। या फिर आप क्या बोलोगे, जैसे इन्हीं का इलेक्ट्रोड यूज कर लिया आपने, तो मेटल मेटल इलेक्ट्रोड हाफ सेल। अब यहाँ पे जो अपन ने ZnSO4 CuSO4 लिया था, है ना, तो जो सॉल्ट आप यूज कर रहे हो तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो सॉल्ट है वो आपका सोल्यूबल होना चाहिए। तो अपन ने सोल्यूबल ही करा था यहाँ पे, समझ में आ गया। जैसे
Zn से Zn+2 आया, Cu से Cu+2 आया, तो ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल हो गया, पहला टाइप। दूसरा हमारे पास में गैस आयन हाफ सेल होता है, गैस आयन हाफ सेल। कैसे? जैसे कि आपने लिया गैस, हाइड्रोजन गैस लिया और उसका आयन ले लिया, तो ये क्या हो गया आपका गैस आयन हाफ सेल। या फिर जैसे, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो गैस है उसी का आयन लेना है ना, Cl2 Cl-, क्लियर? तो ये गैस आयन हाफ सेल या गैस आयन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। तीसरा हमारे पास में होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं, तो इसे हम रेडॉक्स भी बोल सकते हैं। सही है? हाँ हाँ, इनमें हमने खूब पढ़ा हुआ होता है। फिर आपका यहाँ पे यूज, जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ पे लिया मेटल मेटल आयन लिया है ना, तो अगर यहाँ पे मेरे पास में मेटल मेटल आयन में, तो मैंने कंडीशन क्या रखी कि सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल है, लेकिन अगर आपका जो सॉल्ट लिया गया है वो इनसॉल्युबल टाइप का हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक फोर्थ टाइप का हाफ सेल आ जाता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। अब ध्यान दें जरा कि अगर मेरे पास में, कैसे पहचानूंगी कि मैं इस टाइप का है कि नहीं है, तो ये देखिए AgCl, तो आपको पता है कि AgCl का सॉल्ट क्या होता है, पीपीटी बनाता है ना, तो यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट हो गया। या फिर वो क्या दे दे, KSP दे दे, तो KSP में भी हमें पता है कि पार्शियल इनसॉल्युबल की बात की जा रही है, तो KSP भी दे सकता है वो यहाँ पे, है ना। या तो मेरे पास में इस तरह से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, या फिर वो KSP की कुछ वैल्यू दे दे, KSP दे दे सिर्फ, है ना, इस तरह से लिख के दे दे, या फिर वो क्या दे दे, सिर्फ वो कुछ ना दे, ना KSP दे, ना यहाँ पे एनायन प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे AgCl Cl- लिखा, या तो ये तरीका होगा या फिर KSP होगा। अगर कुछ भी ना दे तो फिर आप उस सॉल्ट को क्या मान लो, सॉल्युबल मान लो। हमें ये पता होना चाहिए ना कि मेटल के साथ में मेटल का सॉल्ट और उसका एनायन देगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो इनसॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहा है, या फिर वो KSP दे देगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि इनसॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं दे रहा है तो फिर हम इसे फर्स्ट वाले की तरह कंसिडर कर लेंगे। क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो भाई, यहां तक समझ में आया? हाँ मैम। हाँ, फिफ्थ मेरे पास में है केलोमल इलेक्ट्रोड। केलोमल मतलब यहाँ पे Hg2, मतलब मरकरी का Hg2Cl2 को हम केलोमर बोलते हैं, तो यहाँ पे Hg2Cl2Cl, और ये है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे 5 टाइप के आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसे नाम से कोई पूछता नहीं कि कौन से टाइप का हाफ सेल यूज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर सेल के साथ में काम कर रहे हो तो आपको देख के या कुछ अनुमान लगा के पता होना चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट अपने जल्दी से यूज हो जाए। क्योंकि अब यहाँ पे जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करना है, मुझे समझ में आ जाए कि अगर ये तो इनसॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहा है, KSP दे रहा है, तो मुझे सॉल्युबिलिटी मतलब कंसंट्रेशन फिर यहाँ पे जो लिखनी पड़ेगी वो किसके टर्म्स में लिखनी पड़ेगी, सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में लिखनी पड़ेगी। आगे बात समझ में? हाँ हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लो इसका अगर लेना है तो आगे बढ़ते हैं। अब ये किस तरह से वर्किंग करेंगे, तो हमें पता है, अभी मैं स्टैंडर्ड वही ले रही हूँ, जिंक वाली कहानी। तो वर्किंग ऑफ सेल की बात करते हैं, जो आपने गैल्वेनिक सेल बनाया है उसी की वर्किंग ऑफ सेल की बात करते हैं एट एनोड। ठीक है, एनोड पे हमें पता है क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये बार 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 सुन के अब तो बोर ही हो जाओगे। जिंक क्या हो जाएगा, जिंक +2
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको क्या गिवन होगा, ई नॉट ऑफ Zn अपॉन Zn प्लस 2 गिवन होगा, जो कि क्या होता है प्लस का 0.76 वोल्ट होता है। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, जैसे Cu प्लस 2 ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे आपको Cu सॉलिड, यहाँ पे क्या देगा ई नॉट ऑफ Cu प्लस 2 Cu जो कि होता है आपका प्लस का 3.35 वोल्ट। अब आपके पास में 2 हाफ सेल आ गई, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। वो देख लेना ध्यान से कैसे लिखते हैं, कंप्लीट रिएक्शन है ना। तो पहले आप एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो लिख लो। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे हो रहा है Zn से Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर आप लिखेंगे ई नॉट ऑफ Zn प्लस 2 जो कि कितना गिवन है 0.76। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हमारा हो रहा है Cu प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मेरे पास में Cu सॉलिड में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे गिवन है ई नॉट Cu प्लस 2 से Cu दैट इज 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब अभी मेरे पास में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या सेम है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, अदरवाइज हम इलेक्ट्रॉन्स को भी मतलब वो करते हैं ना न्यूट्रल करने के लिए, कुछ 2 ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये क्या था, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसे लेफ्ट लिख दो, राइट हैंड साइड है उसे राइट हैंड साइड लिख दो। ये आ जाएगा Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस, इधर बन जाएगा मेरा Zn प्लस 2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, और इन दोनों वैल्यू को क्या कर दो, आप जोड़ दोगे, तो ये आप जोड़ोगे क्या आ जाएगा ई नॉट ऑफ सेल। अब आप यहाँ पे क्या जो कंप्लीट सेल के लिए लिख रहे हो, तो ई नॉट ऑफ सेल लिखोगे, कितना आया 0.76 0.34 1.1 वोल्ट। हर एक सेल अगर आपको कोई सा गिवन है तो आपको इसी तरह से कहानी करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, हाँ मैम। हाँ अब ध्यान यहाँ पे ये रखें कि जो ई नॉट सेल है वो आपको और कैसे कैसे लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखना है ना। तो 3 तरीके हैं इसके ई नॉट सेल के लिए। ई नॉट सेल कभी फॉर्मूले में पूछ सकते हैं, आप इसे ओपी प्लस ई नॉट आरपी, ये कैथोड वाली कहानी हो गई, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट सेल ई नॉट ओपी ए, और इसको पलट दिया, ए के मेटल के लिए अगर बात करेंगे तो ये ई नॉट ओपी माइनस ये हो गया सी कैथोड पे, दे सकता है वो पलट के आपको, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगी किस तरह से हो सकता है। आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ई नॉट आरपी कैथोड पर माइनस ई नॉट आरपी एनोड, ये 3 प्रेजेंटेशन हो सकते हैं आपके ई नॉट सेल के, और ऐसे ही सेम आपके ई सेल के हो सकते हैं ये, लेकिन अपना ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है, बट हो सकता है कि कुछ तूफानी करने के चक्कर में वो बता दे, तो अपने को या पता होना चाहिए कि ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये तो ई नॉट सेल हो गया। अब ई सेल अगर हम बात करें तो ई सेल को भी हम 3 तरीके से, लेकिन एक तरीका ये ऊपर वाला ही, इसी को मैं एक बार बता देती हूँ, क्या ई ओपी ऑफ ए मतलब एनोड पर प्लस ई आरपी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है सिंबल्स का, और इन सब का गलती हो जाती है बहुत ज्यादा। इसके लिए अगर हम नॉन स्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नॉन स्टिक इक्वेशन
लगाओ नेक्स्ट इक्वेशन। ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 लॉग ऑफ। अब देखो मेरे पास में जो काम का है एक्वस एक्वस वाला है ना, सॉलिड वाला, तो मतलब आयंस वाली बात करेंगे हम, तो ऊपर किसके, इधर मेरे पास में जिंक के आयंस आ रहे हैं और नीचे मेरे पास में किसके आएंगे, कॉपर के, तो Cu+2, तो इन्हीं की हमें कंसंट्रेशन लेनी है। सही है? अरे समझा? हाँ मैम। अब ई नॉट सेल आपको यहां से निकल के आ जाता है, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.1 माइनस 0.059/2 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2, ये हो गया। तो आपके पास में यहाँ पे अब जो होगा रिप्रेजेंटेशन, ये कंप्लीट सेल है, तो कंप्लीट सेल के लिए आप रिप्रेजेंटेशन एनोड हाफ सेल पे जो रिएक्शन हो रही है उसको, और यहाँ पे आप एक डबल ऐसे वर्टिकल लाइन डबल लगाओगे जो कि आपको बताएगा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है ना, डबल वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्ट ब्रिज को। तो आप यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से, एनोड हाफ सेल रिएक्शन और कैथोड हाफ सेल पे। ठीक है, तो अब देखो किस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास में जिंक ZnSO4, इसका कोई कंसंट्रेशन गिवन होगा, ये एक्वस में होगा, फिर हम यहाँ पे डबल लाइन, फिर CuSO4, ये पता होना चाहिए ताकि इससे हम सेल को रीड कर सकें अच्छे से, ये Cu सॉलिड। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हाँ। देख के ही हमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। या फिर ये क्या कर सकता है, इसको और कैसे लिख सकता है, जिंक, यहाँ पे जिंक +2 लिख सकता है, यहाँ पे कॉपर +2 और यहाँ पे कॉपर लिख सकता है, मतलब जहां पे मैंने कंसंट्रेशन लिखी है तो आयंस के टर्म्स में भी वो दे सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कंप्लीट जो नेक्स्ट इक्वेशन इसके लिए आई है, इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको लिख लो ताकि हमारे क्वेश्चंस बने। चलो, अब क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट ई सेल E naught cell of the following cells। साथ में आपको हाफ सेल रिएक्शन भी लिखना है ना, और रिप्रेजेंटेशन भी। पहला सेल है आपके पास में गिवन है E naught Zn+2/Zn -0.76 volt, E naught of Ag+/Ag is 0.8 volt। स्टार्ट करो। अरे भैया आया क्या? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि दिया क्या है, पूछा क्या है ना। यहाँ पे Zn+2 मतलब किसकी बात कर रहा है वो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है। ठीक है, इधर आपके पास में ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
समझ पा रहे हो बात को? Zn+2 से Zn, इधर क्या हो रहा है, Zn से Zn+2, उसने रिवर्स कर दिया है, तो इधर यहाँ पे जो वैल्यू आप रखोगे वो प्लस की रखना। सबसे पहली बात, उसने ये यहाँ पे गलती करवाएगा आपसे, और आप ये गलती हमेशा करोगे। तो रीड अगर नहीं करोगे ठीक से, तो जो हो रहा है उसी के लिए दिया है क्या? नहीं दिया है, रिवर्स करके दिया है। समझ पाए बात को? आवाज आ रही है भाई मेरी? हाँ मैम। हाँ हाँ, बस हाँ या ना हाँ। कुछ बोल दिया करो ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम बोल रहे हैं तो तुम सुन रहे हो। हाँ एनोड, हाँ तो मैम। यहाँ पे जिंक से क्या हो रहा है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमारे पास में Ag +2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ट्वाइस Ag और ट्वाइस Ag, ये हो गया। और यहाँ पे E0, OP आपको प्लस में लिखना है 0.76 वोल्ट, यहाँ पे E0 RP आपको 0.8 वोल्ट लिखना है, ये आपका जुड़ जाएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो कंप्लीट आपके पास में रिएक्शन क्या आ जाएगी, कंप्लीट रिएक्शन Zn प्लस ट्वाइस Ag प्लस Zn+2 प्लस ट्वाइस Ag, E0 सेल इज इक्वल टू 1.56 वोल्ट। क्लियर? तो यहाँ से हमें n की वैल्यू समझ में आ गई, n की वैल्यू 2 है। अब अप्लाई करें आप नस्ट इक्वेशन। कर दिया था क्या नस्ट इक्वेशन अप्लाई, या फिर ये क्लिक हुआ था क्या कि उल्टा करके दिया है? हाँ। अप्लाई एनी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ई सेल इज इक्वल टू 1.56, E0 की वैल्यू, मैं इसको 0.06 करके ही चलूंगी। इधर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2, कंसंट्रेशन ऑफ Ag, तो Ag का उसमें कोफिशिएंट 2 था तो ऊपर 2 लग जाएगा। हाँ ई सेल 1.56 माइनस, अब देखो इसकी कंसंट्रेशन क्या क्या है, यहाँ से तो मैं 0.03 लॉग ऑफ, मेरे पास में कंसंट्रेशन कितनी गिवन थी इसकी, ये 10 Zn+2, तो ऊपर 10 आ जाएगा, अपॉन में नीचे कितना था 0.1, तो 0.1 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो। 1.56 माइनस 0.06 आएगा। क्या 1.56 माइनस 0.06 ई आएगा। सेल की वैल्यू फाइनल बताना यार बेटा। हाँ निकाल जल्दी से। आया क्या? आ गया सबका? हाँ हाँ चलो, तो ये पहला क्वेश्चन अपना, अब नेक्स्ट देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, क्योंकि ये नहीं रहेगा मेरे पास है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सेम है आपका, सेल का रिप्रेजेंटेशन ई सेल और ये सब लिखना है आपको। सेल दी हुआ है ऐसे, कॉपर प्लस CuSO4 एक्वस 2 मोलर दे रखा है, AgCl, यहाँ पे AgCl की KsP दे रखी है 10 की पावर -10 Ag, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखा रखा है। तो KsP 10 की पावर -10 दे रखा, तो यहाँ से मुझे इसकी कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। उसने कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, तो बताया रखा आपको कि सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में है ना। अब क्या क्या गिवन है यहाँ पे मेरे पास में E0 Cu प्लस 2 Cu जो कि गिवन है 0.34, E0 ऑफ Ag प्लस से Ag जो कि गिवन है 0.8 वोल्ट। चलो कैथोड पे एनोड पे रिएक्शन लिखो, E0 सेल की वैल्यू निकालो, फिर नॉन्स्ट इक्वेशन लगाओ। आ जाएगा, आ रहा है, बताऊं क्या? मैम डेल्टा E0 आया, E0 हाँ, E0 सेल कितना आया? 0.5। 0.5 के देख, यहाँ पे भी तो राउंड फिगर कर रहा है क्या? एनोड पे क्या हो रहा है? कॉपर 0.46। रिएक्शन भी लिखते हुए आनी चाहिए बेटा, क्योंकि आपको रिएक्शन भी पूछ सकते हैं कि कैथोड पे और एनोड पे होने वाली रिएक्शन लिखिए। माइनस करा? हाँ मतलब इसको माइनस करके प्लस कर दी। मतलब अब आपको वो तो है, वो तो माइनस करके, मतलब ये जो दे रखा है प्लस में दे रखा है ना, इसलिए इसको माइनस हाँ में लिखेंगे। हाँ वही, हाँ इसलिए मैंने अभी बताया नहीं था, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि कैसे आता है ये। अब इन दोनों को प्लस, तो यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन जब आपने लिखी होगी, सॉरी, तो इधर Cu प्लस ट्वाइस Ag प्लस गिव्स Cu प्लस 2 प्लस ट्वाइस Ag। E0 से कितना आया? 0.46 वोल्ट आया क्या? अब क्या करना? अरे हाँ या ना बोल दो भाई, आ गया ना ये तो सबका। ई, अब नस्ट इक्वेशन लगा दो। ई सेल निकालना है तो 0.46 माइनस 0.06 सॉरी 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ से मुझे कंसंट्रेशन ऑफ Ag क्या, Ag प्लस क्या रखनी पड़ेगी यहाँ पे? बाइनरी सॉल्ट KsP, इसके लिए AgCl के लिए क्या हो जाएगा? S स्क्वायर रूट KsP, तो S अंडर रूट 10 की पावर -10, दैट इज S क्या हो जाएगा? 10 की पावर -5 रखोगे अब यहाँ से। .46 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ, इसकी कंसंट्रेशन है 2/10 की पावर -5 का स्क्वायर।
अब इसको कर लेना सॉल्व। कर लोगे? हाँ मैम। हम्म। अब कुछ जरूरी बातें, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जल्दी से। जरूरी बातें ये हैं कि अगर हमारा सेल स्पॉन्टेनियस है या सेल रिएक्शन फिजिबल है, उसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए? तो ये याद रखें जो लिख रही हूं। फॉर सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस या फिजिबल, डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव, दैट इज -NFE। ठीक है, वैल्यू ये होनी चाहिए। हाँ और ई सेल जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि अगर कहीं पे आपको नेगेटिव या कुछ आता है तो समझना कि कुछ तो गड़बड़ की है आपने, फिर वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, और जब भी आपको कोई गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन के लिए बात करें कि कंस्ट्रक्ट द गैल्वेनिक सेल, है ना, तो ये ध्यान रखना, फॉर द कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी तो मैंने एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लिया था, गैल्वेनिक सेल, ये आ गया ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन 0 एंड ये अगर हमारे पास में है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनोड होगा, एनोड है ना, तो आप किसका एनोड बनाएंगे? जैसे आपको कुछ दे दिया है डेटा, तो एनोड जो आप उसका बनाएंगे जिसका एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा। एनोड शुड हैव हायर एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड आपका होना चाहिए शुड हैव हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसे कभी सपोज के आपको 3-4 वैल्यूज दे दी और इसमें से आपको बोल दिया कि गैल्वेनिक सेल बनाइए, तो उनमें से अगर आपको सेलेक्ट करना है या कुछ क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप ये चीज का ध्यान रखें कि एनोड किसका बनाना है, कैथोड किसका बनाना है। अभी तो मैंने जिंक और कॉपर का एग्जाम्पल लिया, जहां पे आपको एग्जाम्पल सपोज नहीं लिया गया है तो फिर आपको नहीं पता है कि किसका एनोड होना चाहिए किसका कैथोड होना चाहिए, तो फिर आप ये चीज याद रख लें कि अगर वहां पे वैल्यूज अगर गिवन है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है तो सबके लिए गिवन होगा, तो एनोड किसका बनाओगे? जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा। कैथोड इसका बनाओगे जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। यहां तक बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। At what concentration of copper plus 2 reduction potential of copper half cell is 0? अब आपको कंसंट्रेशन पूछ लिए, और ठीक है, कोशिश करो सॉल्व करने का। क्या सोचेंगे हम इसके लिए? सॉल्यूशन देखते हैं।
कि आपकी जो रिएक्शन है ये Cu+2 से Cu में जा रहा है ना, वैसे लिखेंगे Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, दे रखा है E0 ऑफ Cu+2, जो हो रहा है वही दे रखा है वोल्ट। अब हम क्या लिखते हैं, ERP E0 RP, है ना। अब RP है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इतना ध्यान रखें, 0.06/2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन किसकी, Cu+2। हाँ, तो उसके टर्म्स में आप लिख लें। तो यहाँ पे इसने ये बोला है कि मेरे पास में जो ये है ये 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 0.34 दे रखा है, प्लस में 0.03 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2, तो यही मुझे निकालना है। सही है। मैम हम्म, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है लेगा, सॉरी बच्चे, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है लेगा, और 1/में आएगा ना मैम Cu+2 का। नहीं मैम वैसे आएगा। पीछे जाके फॉर्मूला देख ले एक बार, ना नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल के लिए जो फॉर्मूला बताया था ये मैंने सही लिखा है। निश्चय वही आएगा फिर 10⁻11। तो अब मुझे यहाँ से Cu+2 की कंसंट्रेशन निकालनी है। अरे ये कितना दे रखा है, 34, तो एंटी लॉग ऑफ -34/3, तो लॉग आपका हो जाएगा Cu+2 -34/3। देखो नहीं आया हो तो इधर आ गया क्या, ये वाली कंडीशन मुझे होनी चाहिए, तो मेरे पास में ये कंडीशन लाने के लिए है ना 0 लिख दिया, 0.034 मेरे पास में ये आ गया था, प्लस में 0.3 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर+2, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, हाँ या ना, हाँ मैम। तो लॉग Cu+2 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे -0.34 अपॉन में 0.03, कितना आ जाएगा यहाँ से 34/3, तो 10 ये आया तो 10 की पावर में ही चला जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, Copper+2 इज इक्वल टू 10 की पावर -34/3। ठीक है, लॉग एंटी लॉग थोड़ा देख लो। चलो एक और क्वेश्चन कर लो फिर मैं छोड़ती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया था क्या, हाँ मैम। ओके। अब एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ
solid ZnS saturated solution KSP given है 10 की power -30 E naught Zn upon Zn plus 2 given है 0.76 volt निकालो जल्दी से दे रखा है तो इसका भी क्या हो जाएगा एस स्क्वायर ठीक है बाइनरी सॉल्ट के लिए याद रखो के एस इक्वल टू एस स्क्वायर ठीक है ना जिंक जिंक प्लस 2 से तो 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 यही मुझे निकालनी है कितनी है आंसर लेके आओ जल्दी से मैम 0.31 फाइनल आंसर। नहीं नहीं क्या कर दिया तूने फाइनल आंसर फाइनल नहीं तो जिंक की कंसंट्रेशन कितनी रखी 10⁻15। तो कुछ सॉल्यूशन में गड़बड़ करी क्या देख मेरा तो ये नहीं आ रहा है हो सकता है तेरा जो आ रहा है वो सही हो यहाँ पे क्या 0.76 माइनस 0.03 लॉग ऑफ 10 की पावर -15 यहाँ गड़बड़ करी कुछ किसी और का कोई आंसर 1.1 आएगा आया 1.1 या 1.21 2.21 चलो अब हम सुबह नहीं शाम को पढ़ेंगे 4 से 5:30 स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आगे का है ये हाँ चलो ठीक है बाय थैंक यू।